उगता सूरज भी लाल होता है और मध्याह्न का सूरज भी चमकता है और डूबता सूरज भी लाल होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। उनका प्रारंभ भी ऐसा ही चमकीला है जैसा अंत है। प्रारंभ उनका क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आने से हुआ। उनके टीचर भी उस समय जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पार्टियां थी, अनुशीलन युगांतर के प्रभाव में थे और इस प्रभाव में और अपने पारिवारिक पृष्ठाधार के कारण वे उत्कट देश प्रेमी प्रारंभ से ही थे। एक अंग्रेज टीचर ने जब बदतमीजी किया तो उसकी इन्होंने पिटाई करवाई। उसके कारण इनका रेस्टिकेशन हो गया, स्कूल से निकाला गया। लेकिन आशुतोष मुखर्जी भाई चांसलर थे तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिए। तो प्रारंभ भी इनका उतना ही चमकदार है। जब ICS के परीक्षा इन्होंने पास किया तो उसे लात मार दिया। कुछ लोगों का आश्चर्य होता है, उस समय ICS की परीक्षा बड़ी सम्मानित मानी जाती थी और लात मारने का कोई उदाहरण नहीं था उसके पहले। लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ये परीक्षा में तो केवल गए थे अपना कैलिबर दिखाने के लिए, औकात दिखाने के लिए, और औकात दिखा दिए, उसको तुच्छ समझ के लात मार दिए। यह होना ही था। उसके बाद वे गांधी जी के पास आए कि इनके पास कार्यक्रम होगा तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। मगर गांधी जी के पास कोई कार्यक्रम नहीं था। खिलाफत आंदोलन बंद हो चुका था और लोग चरखा काटने में लग गए थे, आश्रम बनाने में। राजनीतिक काम गांधी जी 1922 से लेकर 1930 तक कुछ भी नहीं किए। 8 साल कंप्लीट अहमदाबाद आश्रम में वहीं पर चुपचाप चरखा काटते और अपने अनुयायियों से कटवाते रहे। तो सुभाष चंद्र बोस निराश होकर CR दास के पास गए। CR दास के पास प्रोग्राम थे। वो कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज दल की स्थापना किए थे। विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, CR दास और बिहार के श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल वारी सब उसी में थे। जितने कांग्रेस के अच्छे क्रीम थे सब स्वराज पार्टी में उस समय थे। तो उनके पास कार्यक्रम थे दोनों तरह के। एक हाउस में जाकर के और अंग्रेज को परेशान करना और दूसरा जो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है वह प्राप्त कर लेना। दूसरा प्रोग्राम था उन लोगों का कि हम लोग अहिंसा वाले हैं, लेकिन जो सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं उनके हम विरोधी नहीं हैं और वक्त आने पर यथासाध्य मदद भी करते रहेंगे। और मोतीलाल नेहरू, CR दास काफ़ी पैसा क्रांतिकारियों को देते रहते थे। तो सुभाष चंद्र बोस को अच्छा लगा और जब CR दास मेयर हुए तो सुभाष चंद्र बोस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए कलकत्ता कॉरपोरेशन के। तो उन्होंने अपने योजनाओं को लागू किया। पब्लिक के भलाई के लिए बहुत से स्कीम जारी किए, मुसलमानों को नौकरी दिए और उस समय से उनका जो मुसलमानों के अंदर सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त हुआ वह अंत तक बना रहा। आज़ाद हिंद फौज में भी आधे के करीब सेनापति मुसलमान ही थे। और आज भी जो कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस का नाम पर ऑफिस है फॉरवर्ड ब्लॉक का, वो भी किसी मुसलमाने का दिया हुआ है, कई एकड़ में है। तो मुसलमानों का प्रेम सुभाष चंद्र बोस पर अंत तक बना रहा। सुभाष चंद्र बोस नौजवान सभा को टेक ओवर किए भगत सिंह के फांसी के बाद, लेकिन वह संस्था विस्तार नहीं पा पाई। कारण सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल से 1927 में आए। कलकत्ता कांग्रेस में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कराया। इतिहास इसे इग्नोर करते हैं। वे 29 के लाहौर से जोड़ते हैं, मगर यह 27 में पास हो चुका था मद्रास कॉन्फ्रेंस में। 28 में गांधी जी ने हल्का मार्जिन से इसे पलटवा दिया। 29 में फिर लाहौर कांग्रेस में यह पास हुआ, मगर कोई कार्यक्रम न रहने से बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ, कोई लाभ न हुआ। यहीं से सुभाष का नेहरू पर अविश्वास हो गया और सुभाष चंद्र बोस फिर मजदूर संघ के अध्यक्ष बने
और मजदूर संघ संख्या में कम था। उस समय भारत का औद्योगिकरण पूरा नहीं हुआ था। 38 में जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, बीच की अवधि में उनको देश निकाला हो गया। यूरोप में थे, यूरोप में क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। विठल भाई पटेल ने अपनी पूरी संपत्ति उनको दान कर दी कि आप इसे क्रांति में लगाएं, लेकिन अंग्रेजों के मेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी इनको बनाए 38 में त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष। वो सोचे कि अभी नेहरू ही ऐसा व्यवहार करेगा और एक हमारे अंदर एक थोड़ा वैकल्पिक एक और लाइन रहेगी और लक्ष्मण रेखा के भीतर ही अनुशासित रहेंगे। शुरू में ऐसा ही दिखा भी। गांधी जी के अनुसार वर्किंग कमेटी बनी हरिपुरा कांग्रेस में, जनरल सेक्रेटरी भी गांधी जी के अनुसार बना। और जब बीजी खेर को निकाला जाने लगा, उस समय भी सुभाष चंद्र बोस कुछ विरोध नहीं किए। मगर सेकेंड हाफ में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते सुभाष चंद्र बोस फिर अपने सोचे रास्ते पर चलने लगे। यह सोचा रास्ता क्या था? वे रूस के औद्योगिक क्रांति से बहुत प्रभावित थे और सोवियत संघ ने जो माइनॉरिटी समस्या का हल निकाला उससे भी प्रभावित थे और उसके योजना आधारित अर्थनीति से प्रभावित थे। तो योजना समिति का गठन किया जिसमें भारत के नामी उद्योगपति, नामी इंजीनियर और मशहूर राजनीतिक को शरीक किया। नेहरू भी आए, इंजीनियर विश्वेश्वरैया रखे गए। और इसके पहले उन्होंने भारत के उद्योगपतियों की एक मीटिंग बुलाई, फिर उद्योग मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और योजना को रूप दिया। गांधी जी इससे खिलाफ हो गए। वे योजना को समझते थे कि यह मार्क्सवाद का आधारशिला है और योजना आधारित अर्थनीति मार्क्सवाद की ओर ले जाएगी और बड़े उद्योग का समर्थन करेगी और हमारा कुटीर उद्योग और सामंती व्यवस्था का प्रोग्राम लड़खड़ा जाएगा। यह पूंजीवाद के प्रवेश द्वार होगा और बाद में समाजवाद के रास्ता प्रशस्त कर देगा। तो यहीं से गांधी जी और सुभाष में आमने सामने तलवार खींच गया। भगत सिंह के फांसी पर भी थोड़ा बोले थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर चुप हो गए थे। लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो गई और इसके बाद उनका स्वामी सहजानंद से दृढ़ संश्रय खड़ा हुआ और बहुत बड़ा पूरे इंडिया में किसान सभा का फैला हुआ कैडर उनको जब प्राप्त हो गया तो उन्होंने 39 में अलग फिर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अपनी हार निश्चित देख कोई भी बड़ा नेता सुभाष के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ, तो पटाभी सीतारामैया लड़े और हारे। और इसके बाद समाजवादियों ने पलटी मारा और वो गांधी खेमा में आ गए। तो पंत प्रस्ताव पर तय हुआ कि गांधी जी की राय से बनेगी वर्किंग कमेटी, और गांधी जी ने राय नहीं दिया, वर्किंग कमेटी नहीं बनी। तो सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा और फिर गांधी जी ने उनको कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर किया। तो इस परिस्थिति में उनको एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करनी पड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक में कांग्रेस के अंदर एक ब्लॉक जो प्रगतिशील सोच वाले लोग हों, कोई अलग पार्टी नहीं। लेकिन जब गांधी जी ने निकलवा दिया कांग्रेस से उनको, तो इनको पार्टी का रूप देना पड़ा। और उसी काल में ये सावरकर से मिले। सावरकर ने इनको कहा कि आप क्या होलबेले से छोटे छोटे चीज़ में अपना समय बर्बाद करते हैं, बड़ी बात सोचिए, भारत में आपको कोई मदद नहीं करेगा। देखिए रास बिहारी बोस की चिट्ठी आई है और आप बाहर जा कर के कुछ करिए। तो मौका पा करके सुभाष चंद्र बोस बाहर गए और बाहर जा कर के भी सावरकर और स्वामी सहजानंद को नहीं भूले। वहाँ से भी ब्रॉडकास्ट टोक्यो से, बर्लिन से करते रहे कि हम बाहर से चढ़ाई कर रहे हैं, आप अंदर से बगावत करिए। मगर उस समय सावरकर और सहजानंद सुभाष के लाइन से सहमत नहीं थे, क्योंकि जर्मन भी साम्राज्यवादी मुल्क था और भारत को आज़ाद करेगा यह विश्वास की बात नहीं थी। जापान ने 11 कंट्री को जीता मगर किसी को आज़ाद नहीं किया। तो खैर
हिटलर से इनकी बनी नहीं, और इनकी 4000 फौज जो जर्मन में थी, 3000 को हिटलर ने मरवा दिया। झगड़ा का कारण था कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ अंग्रेज से लड़ना चाहते थे, उनका फ्रांस और सोवियत संघ से कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन हिटलर लीजियन को सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। इनके निकटतम साथियों को भी हिटलर ने मरवा दिया। संयोग से जापान से इनविटेशन आया रासबिहारी बोस के माध्यम से, तो ये जापान चले गए और बच गए। जापान भी सरकार सोचती रह गई कि हम भारत जीते पहले कि ऑस्ट्रेलिया जीते। ऑस्ट्रेलिया जितना आसान था, भारत जितना थोड़ा कठिन था। इसी उहापोह में 1 साल पूरा गुजर गया। और जब भारत पर चढ़ाई के 44 वर्ष में दुनिया का परिदृश्य बदल गया। सोवियत संघ ने जर्मनी को परास्त कर दिया पूर्वी यूरोप में, और इंग्लैंड की सेना ने रोमल को परास्त किया उत्तरी अफ्रीका में, और अमेरिका की सेना नॉर्मंडी में फ्रांस की धरती पर उतर गया, और सोवियत संघ कोरिया की ओर से जापान पर दबाव बढ़ाने लगा। तो उस परिस्थिति में जापान पूरा सहयोग नहीं किया आजाद हिंद फौज के साथ। बरसात भी आ गया, प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया, और जापान सुभाष चंद्र बोस को फ्री हैंड नहीं देता था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि पहले दीमा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, कि मैदान में आने पर लोग देखेंगे हमको तो गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, भारत की जनता ब्रिटिश को भगाने में लग जाएगी, भारत के अंदर ही आग धधक जाएगी। लेकिन जापान का था कि पहले मणिपुर नागालैंड जीते तब आगे बढ़े। इसी में बातें बिगड़ गई, और जो भारतीय सैनिक भाग रहे थे देखे कि मरता क्या न करता। जब मरना ही है तो लड़के मरे, और अमेरिका से मदद पहुंच गया, अमेरिकी सेना भी आ गई, पासा पलट गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और हमें जो पता है, जो पढ़े हैं, जो सुने हैं, और जो सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी साथियों ने लिखा है, और उनसे भी जो हमें मालूम हुआ है, वे हवाई दुर्घटना में नहीं मरे थे, वे सोवियत संघ के लिए गए थे, और वहीं पर साइबेरिया में एक बंगला इनको स्टालिन ने दे दिया था। भारत की दोस्ती ख्रुश्चेव के समय चूंकि नेहरू सरकार से हो गई, तो सोवियत सरकार ने ज़्यादा मदद नहीं किया। तो यही बात छिपी हुई है जिसे भारत सरकार अभी ओपन नहीं कर पाई है, और यह आगे वाली पीढ़ी को मालूम होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोर्ट में शपथ देकर कहा था, मैं इसे नहीं ओपन कर सकता हूँ, किसी मित्र राष्ट्र से संबंध खराब हो जाने का खतरा है। इसके अलावा सारी कागजात, सारी बातें ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी ने आउट कर दिया है। यही एक बात अभी छिपी हुई है। और जब मुखर्जी कमीशन को इसका भनक लगा और उन्होंने तहकीकात किया और कुछ प्रमाणित भी पाया, चूँकि टाइपिस्ट जिंदा था जो चिट्ठी नेहरू का लिखा था इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो मुखर्जी कमीशन को रद्द कर दिया गया। इससे जनता का शक और गहरा गया है कि सुभाष के बारे में कुछ छिपाया जा रहा है। अब तो अपना उम्र से भी सुभाष गुजर गए होंगे, यह संभव नहीं है कि इतनी लंबी आयु अभी, लेकिन यह है कि उनकी कहानी आनी चाहिए। और यहाँ पर तरह तरह के लोग अफवाह फैलाए कि सौलमारी आश्रम के बाबा सुभाष हैं, तो कौन क्या है, ध्यान हटाने के लिए असल बात से। यही है, सुभाष से हम क्या सीख सकते हैं? सुभाष से हम सीख सकते हैं कि अभिनव भारत का निर्माण चरखा पर नहीं होगा, यह विज्ञान पर होगा। दूसरा सीख सकते हैं कि यह कई जात और कई धर्म का देश है, सबको उनका ड्यू देना होगा। ये मुसलमानों से पैक्ट तिलक ने किया था, मुस्लिम रिश्ते, और सियारदास ने भी उसको माना बंगाल पैक्ट में। सुभाष चंद्र बोस भी उसी लाइन के थे, वे मुसलमानों का ड्यू देना चाहते थे जो उनका हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस का नेतृत्व इसे नहीं स्वीकार किया। तो जात या धर्म का झगड़ा है जो भारत में है, इसको सुलझाने में सुभाष चंद्र बोस सहायक हो सकते हैं। भाषा का झगड़ा